डियर लर्नर्स, ये आज की जो क्लास है इसमें रिसेंटली अनअकैडमी पर जो ज्योग्राफी आंसर राइटिंग में करवा रहा हूँ वो वाले सेशन है ये। तो ये मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। ये इसकी पहली क्लास है जो फ्री क्लास अवेलेबल की गई है। ये लेकिन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है प्रीलिम से पहले अच्छे से, जिन्हें पता है, ताकि आप टॉपिक्स को ठीक से बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए लर्नर हैं, तो सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कंटेंट बनाना है आपको सेल्फ स्टडी में भी। सब्सक्रिप्शन का अगर पार्ट है तो ये सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, नो डाउट। और अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको बस ये बातों का ध्यान रखना है कि किस तरह से किसी टॉपिक की डिटेलिंग, फिर उसका एक शॉर्ट में हमारे पास कीवर्ड्स होने चाहिए, ब्लॉक डायग्राम होना चाहिए, और एक मेंस मॉडल आंसर किस तरह से तैयार किया जाता है, ये सब कुछ अपने पास इस सेशन में आपको मिल जाएगा। बाय द वे, आप मेंस एनरिचमेंट ये प्रोग्राम अब बहुत लोवेस्ट प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो। ये आज से प्राइस ड्रॉप किया है अनअकैडमी ने, सिर्फ 2,999, 2,999 में। और फाउंडेशन बैच का आप बिल्कुल नए लर्नर हो तो इसका भी प्राइस ड्रॉप कर दिया है 17,999। बस कोड यूज़ करना है SGYT10। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और ध्यान रहे, मेंस वाला कोर्स जो बच्चे हैं वो हैं एडवांस, जिनको पढ़ना है, मतलब सारी चीज़ें फाउंडेशन क्लियर है उन्हीं के लिए। और अगर आप नए हैं तो आपको फाउंडेशन बैच 17,999 में ज्वाइन करना चाहिए। कोड SGYT10 का याद रखें और इस वीडियो को शांति से देखना और सीखना। सर, आप जो क्या टॉपिक्स को लिंक करके पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट जब हम खुद से पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। ऐसे आज मैंने इन्वायरमेंट पिलर 2 का पहला क्लास देखा, उसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आया। स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। सेल्फ स्टडी कह रहे हैं तो ऐसे कैसे समझ कर पढ़े। अब सेल्फ स्टडी तो आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में उसके हिसाब से करोगे ना, तो बस वैसे उसी को करो आप। क्लासेस से चीजें आपकी काफी कुछ कवर हो जाएंगी, है ना। चलिए, सो आज से हर अल्टरनेट डे पे हम लोगों का ये ज्योग्राफी का कोर्स है, अगले 9 से 10 क्लासेस, जहां पर मैं आपको ज्योग्राफी में मेंस आंसर राइटिंग और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसे आंसर तक लेकर जाना है समय के अनुसार। समय में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो ये है कि समय के अनुसार मैं आंसर्स को कंप्लीट कैसे कर पाऊंगा, ये हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। सो आज की ये जो क्लास है इसमें आप सीखेंगे, मतलब आज से इसमें सीखेंगे सबसे पहला काम तो इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मेंस के जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। मेंस सबसे पहले हम लोग थीम्स आइडेंटिफाई करेंगे। फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि जब थीम्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो हर एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, उसके शॉर्ट कुछ कीवर्ड्स पता होना चाहिए हमें, ताकि फिर जब कोई क्वेश्चन लिखते बने तो वो उस समय सारे पॉइंट्स याद आ जाएं। ठीक है। तो शुरू में आज की क्लास में मैं आपको कुछ थीम्स वगैरह बताऊंगा, किस तरह की कौन कौन सी थीम्स हैं ज्योग्राफी में जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। और उसके बाद में टॉपिक्स हम लोग क्विकली रिवाइज करके फिर मैं उसके आपको कीवर्ड्स दूंगा और उन कीवर्ड्स की मदद से आप PYQs सॉल्व करेंगे। अब सबसे बड़ा टेंशन जो आएगा वो ये आएगा, PYQ कैसे सॉल्व करेंगे हम। उसके लिए भी मैंने दो चीज़ें कर दी हैं, इनफैक्ट तीन चीज़ें करके रखी हैं। पहले चीज़ तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, ये भी मेरा काम है, मैं समझा दूंगा, मतलब रिवाइज करा दूंगा बेसिकली। ये वाला काम जो हम करेंगे यहाँ, ये चूंकि अब मेंस वाला पार्ट है तो मैं ये मान के चलूंगा जितने लर्नर्स यहाँ बैठे हैं उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना। उसके बाद में इसी टॉपिक के क्विकली हमें कीवर्ड्स याद होने चाहिए ताकि वहां याद आ जाए हमें तुरंत एक फ्रेमवर्क, और उन्हीं कीवर्ड्स की मदद से हम आंसर कैसे लिखेंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गई बात। तो
सबसे पहले तो मैं आपको जरा थीम्स बता देता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम लोग कवर करेंगे। तो आज से अभी हम लोग पहला पोर्शन शुरू करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब जिसमें भौतिक भूगोल वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें मेंस के एस्पेक्ट में भी अगर मैं जाऊं तो मेंस के सिलेबस में अगर आपने देखा होगा तो ये लाइन बहुत कॉमनली लिखी रहती है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ फील्ड फिजिकल ज्योग्राफी, है ना, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये लिखा है, बस उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं थोड़ा कि पीवाईक्यूज अगर कनेक्ट करूं तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पता है क्या, नाम सुना है आप लोगों ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यस, कि अल्फ्रेड वेगनर वाली जो स्टोरी है वहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। एंड हॉटस्पॉट वॉल्केनोज, मेंटल प्लूम्स, ये भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं वॉल्केनोज में, प्लेट टेक्टोनिक का एक्सेप्शन, कि वाई मोस्ट ऑफ द या वाई सम वॉल्केनोज आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्लेट मार्जिन्स, प्लेट के किनारों के पास हमें वॉल्केनो क्यों नहीं दिखाई दे रहे होते हैं कहीं कहीं पे, तो उस पर हम ये पढ़ रहे होते हैं। और इसका क्वेश्चन भी आया था कि एक्सप्लेन द रोल इन इट्स प्लेट टेक्टोनिक, है ना। उसके बाद में फोल्ड माउंटेन के फॉर्मेशन को लेकर सवाल आ चुका है, अलाइनमेंट पूछा है एक बार, और एक बार ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है इन्होंने। तो ये आप देखो कि ये सब फिजिकल ज्योग्राफी में लिथोस्फीयर वाले सेक्शन से सवाल आए हुए हैं। आर्कीपेलागो कैसे बनते हैं, जिसमें हम कन्वर्जेंस वाला पोर्शन बताएंगे, सरकम पैसिफिक बेल्ट के बारे में बताइए। जी हाँ, उसके बाद में अर्थ का इवोल्यूशन वगैरह जो है उससे रिलेटेड इन्होंने मिशन के बारे में पूछा था कि जूनो मिशन, साइंस टेक को थोड़ा सा मिक्स कर दिया था इन्होंने यहाँ पे। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स बहुत रिसेंट सवाल था। स्ट्रेथ और स्तमस से हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड कैसे इंपैक्ट किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स, हॉट डेजर्ट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों मिलते हैं, डेल्टाज वाइड, मतलब देखो आप, सबसे पहले मैंने क्या किया है, अगर अभी आप पीवाईक्यू देखने जाओगे, एक पढ़ोगे, दो पढ़ोगे, पांच पढ़ोगे, छह पढ़ोगे और उसके बाद भूलने लगोगे कि पहला क्या था। तो मैंने पीवाईक्यूज का पहले तो शॉर्ट निकाल दिया आपकी आंखों के सामने कि जब भी तुम मेंस के में पढ़ो तो फिजिकल ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मिले हैं हमें, मतलब ये प्रैक्टिकली याद होने चाहिए हमें। अगर ये याद होंगे तो तुम इसके सारे कीवर्ड्स अपने नोट्स में बना के रखोगे, हालांकि ये तो मैं दे ही रहा हूं तुम्हें अभी, बट इन्हीं के तुम फिर प्रैक्टिस करनी है तुम्हें उससे। तो ये बात तुम मान के चलो कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है। तो देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से आ चुका है, वॉल्केनो में हॉटस्पॉट वॉल्केनो है, फोल्ड माउंटेन से रिपीट हुई है थीम, आर्कीपेलागो कैसे बनते हैं, सरकम पैसिफिक जोन, लैंडफॉर्म, स्ट्रेट, इस्थमस, टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो ये बेसिक जो हम पढ़ रहे होते हैं एनसीईआरटी से या जो फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में, वहां से इस तरह के क्वेश्चंस आपको आराम से देखने को मिले। क्लाइमेटोलॉजी में भी ट्रोपोस्फियर क्या होता है उसको घुमा के इन्होंने इंडिया के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट मानसून पूछा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के क्वेश्चन पूछे हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, ऑरोराज, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोरेलिस, ये रिसेंटली सवाल था अपना, एयर मास का कॉन्सेप्ट, एल नीनो के सवाल। तो ये क्वेश्चन आपको हर बार यहाँ से क्लाइमेटोलॉजी की कहानी जो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट वन है ओशियनोग्राफी, ओशियंस। अब ओशियन में अगर हम लोग जाएंगे तो ओशियन में आपको याद होगा ओशन करंट्स पढ़ते हैं हम लोग, ओशन करंट के पहले सैलिनिटी पढ़ते हैं। तो ओशनिक सैलिनिटी को लेकर सवाल आया है, ओशन करंट्स को लेकर सवाल आया है, इनफैक्ट ये थीम रिपीट भी हुई है। तो कुछ कुछ थीम्स रिपीट भी आती हैं, अब जैसे मानसून को लेकर भी 15, 17, 23 में थीम्स रिपीट हुई हैं। तो ये चीजें अपने को थोड़ा सा पता हो कि कहाँ कहाँ से जो है टॉपिक्स। तो बात बस यही निकल के आती कि जो हमने पढ़ा हुआ है क्लासेस में नॉर्मली प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, उनमें से ये लोग क्वेश्चंस वगैरह जनरली बना रहे होते हैं। अब आप कोई से भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल ही एकदम नया सा दिख गया मुझे, जनरल सेशन से ही ये चीजें हैं, बट इनको लिखना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो उसका भी आज हम लोग ब्रेकडाउन सीखेंगे और उसका भी कंटेंट मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देता रहूंगा। हर दिन आप 4-5 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना तो आपका काम उसमें हो जाएगा।
अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जैसे अब 2-3 दिन के बाद जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, आज से हम लोग जो पार्ट शुरू कर रहे हैं ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला करेंगे हम। ये हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम इंडस्ट्रियल वाले पोर्शन पे आएंगे। फिर अगला, क्योंकि सिलेबस में लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्रीज जो है, अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं, कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, एग्रो, इंडियाज माइनिंग इंडस्ट्री रीजनल, और ये सारी चीजें, इनको लेकर जो है हम लोगों को थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग जो है, ये स्पेशली उन बच्चों से बहुत कॉमनली मतलब समझ जाएगा जिन्होंने ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कोर्स किया है, तो उनके लिए आसान रहेगा थोड़ा समझना। बट ये पोर्शन हम लोग जस्ट फिजिकल ज्योग्राफी के बाद देख लेंगे। इसी के बाद कुछ कुछ एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर भी सवाल हैं, तो वो साथ में रहेगा, इंडस्ट्री एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर अगर हम लोग देखें तो वहां से। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो रिसोर्सेज में ओशन के भी रिसोर्सेज हैं, आर्कटिक रीजन वाला जो करंट अफेयर बेस्ड चीजें आती है, तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पोर्शन से हम लोग इनको निकाल सकते हैं। फिर वाटर मैनेजमेंट, ऐसे सॉइल का है, ऐसे एग्रीकल्चर का, यहाँ से तीनों से क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी रूप में बन जाते हैं। जैसे फ्रेश वाटर रिसोर्स है तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है। फिर अगर ग्लेशियर्स पिघल गए तो पानी की समस्या कहाँ आएगी, तो वाटर रिसोर्स, तो माइक्रोशेड, मतलब आप देखो कि 5 थीम तुमको ऐसी मिलेगी, इनफैक्ट इसमें भी रिपीटेड पार्ट है। तो मेरे पास वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा सा सोर्स होना चाहिए जहां से थीम रिपीट हो ही रही है। आप देखोगे अगर आप ईयर 16, 18, 21, 24, 15, 23, हर एक अल्टरनेट डे में तुम्हें मतलब ईयर्स में यहाँ से क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएगा। तो रिसोर्सेज को लेकर फिर वो रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ कोस्ट लाइन, मतलब अपने इंडिया की जो कोस्ट लाइन है इसको लेकर, रिसोर्सेज को लेकर बात करी, ऐसे डेक्कन ट्रैप को लेकर बात करी उन्होंने। तो थोड़ा सा आपको जो है वाटर मैनेजमेंट को लेकर भी सवाल वो पूछेगा। फिर कहीं कहीं क्या किया है इसने, फिजिकल ज्योग्राफी से थोड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर भी क्वेश्चंस को लेकर गए, मतलब इंडिया के साथ कनेक्ट कर दिया है उन्होंने। हालांकि पेपर 3 में पूछना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ सवाल तुम्हें यहाँ भी दिखेंगे। जैसे साइक्लोन्स पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग, लेकिन उसको थोड़ा कलर कोडिंग पे लेकर चले गए ये लोग, वार्निंग को लेकर चले गए, नेमिंग को लेकर चले गए कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हम नेमिंग किस तरह से करते हैं, तो उसको लेकर इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। फ्लड्स को लेकर भी हम लोग बात करें कि देखो अभी मैं वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा था, वही वाटर वाला एक एंगल फ्लड का उसमें बना के फ्लड को लेकर इन्होंने, क्योंकि आज के टाइम पे जितने शहरों की समस्या बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसमें ये चीजें आपको आराम से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे लैंडस्लाइड की तरफ जाएं हम लोग, तो लैंडस्लाइड में भी अब कहने के लिए तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एकदम ट्रूली टॉपिक है, लेकिन नहीं, एक दो बार तुम्हें यहाँ भी दिख जाएगा। और वही बात, 2 एरिया मेजर है हमारे यहाँ, हिमालय का एरिया और वेस्टर्न घाट, इसके क्वेश्चन तुम्हें थीम रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। वोल्केनोज भी इन्होंने डायरेक्ट करंट अफेयर वाला पूछ लिया कि 2021 के आसपास कितने ज्वालामुखी उद्गार हुए हैं, उसके बारे में बता दो। क्लाउड बस्ट हो गया, ट्विस्टर हो गया, ये अब ये कुछ कुछ चीजें अगर हम लोग देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट की है। तो आप पेपर वाइज इंतजार ना करें, ऐसे तुम्हें 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आना डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 में था, लेकिन ज्योग्राफी का थोड़ा सा टच देके इधर आ गए। तो ये टॉर्नेडो के बारे में बात कर रहा है ना। तो ये कुछ थीम आपकी एक तरह से अलग देखने को मिलेगी। हालांकि हमें लगता है कि ये क्यों दे दिया इसमें, तो उन्होंने वर्ड यूज किया है प्रॉपर, जियो फिजिकल फिनोमिना। अभी फिनोमिना वर्ड आ जाता है तो वो फिर सब कुछ आएगा उसमें। क्लियर है थीम? अब इसके बाद में उन्होंने जो है ये फ्लोरा फोना, उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे किन की, तो मतलब इनडायरेक्टली थोड़ा सा वो क्लाइमेट चेंज वगैरह पे चला गया। आर्कटिक आइस में मेल्ट होंगे तो क्या होगा, वाटर बॉडीज, अगर वाटर बॉडीज अगर मतलब एक तरह से हम अर्बनाइजेशन बढ़ाएंगे तो वाटर बॉडीज पर क्या फर्क पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग से कोरल रीफ्स पर क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह के कुछ टॉपिक्स जो है उन्होंने, मैंग्रोव्स वाले क्वेश्चंस आ गए, वाटर स्ट्रेस को लेकर बात कर ली उन्होंने, ऐसे माउंटेन इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन को लेकर बात कर ली। हमारा ये जो पोलर एरिया है, क्रायोस्फियर, ठंडा क्षेत्र, इसके पिघलने से ग्लोबल क्लाइमेट पर क्या असर पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीजें भी उन्होंने पूछी हुई हैं जो
करंट अफेयर बेस्ड भी हैं, जो फिजिकल ज्योग्राफी में स्टैटिक पोर्शन भी है, जो इशू बेस्ड भी हैं। अब आपको अगर सिलेबस वाइज देखना है तो सिलेबस वाइज में इन्होंने पहली लाइन मतलब तुम समझ लेना अपना लिथोस्फियर वाला पूरा सेक्शन जो ज्यादातर स्टैटिक पोर्शन है, और हर साल एवरी ईयर यहां से तुम्हें 1-2 सवाल मिनिमम देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल तुम तय रख लो। फिर अगला जो पार्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के नाम पे ये लोग एक आध क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो उसको लिंक जैसे पॉल्यूशन से भी कर सकते हैं ये लोग, तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी ये लोग दे रहे होते हैं, इंक्लूडिंग द रिसोर्सेज में, मतलब दोनों का कंबाइन बन के आ जाता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद में जो जियो फिजिकल फिनोमिना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ थोड़ा सा तुम्हें डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ आंसर बना के लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में जो इशू बेस्ड बताया मैंने, या तो वो वाटर मैनेजमेंट का इशू हो, सॉइल का हो, एग्रीकल्चर का हो, इस तरह से जो है वो इशू बेस्ड चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसमें फिर ये सारी चीजें आ सकती है, ग्राउंड वाटर रिसोर्स वगैरह, इनका सबका दुग्धन। तो अब हम लोग जो है स्टार्टिंग के 2-3 सेशंस जो रखेंगे इसके रखेंगे, इसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे इन सब सेक्शंस पर चलेंगे। अब पढ़ाने का पोर्शन अगर मैं आपसे कहूँ तो सबसे पहले मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सबसे पहला प्राइमरी पार्ट आपका ये होना चाहिए कि जितने भी पीवाईक्यूज की ये जो थीम मैंने निकाली है, ये आपके पास 1-2 बार आप इसको सॉल्व कर चुके हो मेंस के पहले। सबसे पहला काम आपका ये है। और अगर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स ठीक है आपका, तो आप 99% चांस है कि ज्योग्राफी वाला पोर्शन सॉल्व कर जाओगे एग्जाम में। सब थीम्स रिपीट होती हैं, सारे क्वेश्चंस लगभग आप देखोगे तो पैटर्न उनके एक दूसरे के आसपास ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस चीज को जो है ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा हमें ठीक से तैयार करना है, और इन्हीं के हिसाब से हम लोग थोड़ा आंसर राइटिंग की तरफ फिर बढ़ेंगे। ठीक है, आज मान के चलो कि कम से कम मैं आपको 4 से 5 टॉपिक्स बताऊंगा, इनके एक्सप्लेनेशन दूंगा, इनके कीवर्ड्स बताऊंगा, मॉडल आंसर के लिए कीवर्ड्स बताऊंगा कि ये कीवर्ड्स आपके उसमें आना चाहिए, और फिर आखिरी में मॉडल आंसर दिखा भी दूंगा, आपको लगे तो मतलब पर लिखना पड़ेगा आपको ये, और फिर कल आप लेके आइएगा तो उसको मैं थोड़ा चेक वगैरह भी कर लूंगा। ठीक है, मैंने लगभग एक बुकलेट जैसी तैयार करी हुई है आप लोगों के लिए फॉर द ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग ये जितनी भी थीम्स है वो पूरी कवर कर दूंगा मैं, और साथ ही साथ करंट वाला पोर्शन भी कर दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको ये देते जाऊंगा। इस बुकलेट का जो पैटर्न रहेगा वो ऐसा रहेगा, जैसे पहला पार्ट क्या दिखाई दे रहा है इसमें आपको सबको, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो उसके बारे में सिर्फ काम काम की चीजें मैंने जो बहुत ही क्विकली आप पढ़ सकें। देखो मुझे पता है अगर आप मेंस का पढ़ रहे हो इट मीन्स दैट आप ऑलरेडी सारी चीज समझ चुके हो, आपको समय नहीं लगेगा समझाने में और समझने में। सो बहुत क्विकली मैंने काम की बातें जो है आपको यहां पर लिख कर दे दी है। ठीक है, आ गई बात समझ में? बिल्कुल ठीक बात है आयुष, इस चीज का परेशान मत हो, ये मतलब 2-3 सालों से लोग लगे हुए हैं इन चीजों को लेकर, सो डोंट वरी। वो एक मतलब टारगेटेड ऑडियंस है जो चाह रही है कि ये व्यक्ति कैसे इतनी जल्दी आगे चला गया, तो ठीक है, मतलब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, सो आप टेंशन फ्री रहो। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, इधर देखो ध्यान से, ये क्या दिख रहा है, टॉपिक रहेगा ये। हमने इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हमें याद रखने हैं, जैसे भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हो और एल्फ्रेड वेगनर का नाम नहीं पता आपने को, तो ये तो गड़बड़ है, मतलब वो थ्योरी में आप क्या लिखेंगे, मतलब और क्या ही बचा मतलब। ठीक है, सो इस चीज को जो है थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भैया, ओके। फिर अपने को पता है कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सारे जितने भी कॉन्टिनेंट से एक साथ लगे हुए थे, और ये क्या हो गया, पेंजिया पेंथलासा जैसी चीजें अपने को याद रखनी है। टूटने वाली कहानी मीसोजोइक टाइम को अपने को याद रखना है, लोरेशिया गोंडवाना लैंड तेथिसी, ये सारे कीवर्ड्स पता हो। डन, और कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक?
हाँ, ये सब बुकलेट सब शेयर हो जाएगी, डोंट वरी। मैं रख के क्या करूंगा, इसको रख के क्या करूंगा मैं? तो जैसे जैसे टॉपिक्स होते जाएंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। मतलब ये क्या, ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ये तुम दोगे कि नहीं दोगे, तो मैं क्या करूंगा इसका। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की सपोर्टिंग एविडेंसेस अपने को पता है, जिग्सॉ फिट वाली कहानी है। और जिग्सॉ फिट जब भी आप बोलोगे, ऐसे बोल के खत्म नहीं करना, यू शुड गिव द एग्जांपल। किस चीज को? आप कम से कम 2-3 कोस्ट लाइन तो मैच करा दो, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका में मैच करा दो, ठीक है। उसके बाद में तो इस तरह का पूरा पार्ट रहेगा। जैसे अपना ये टॉपिक क्या, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट चल रहा है, तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी में बता दूंगा, थोड़ी मतलब सारे पॉइंट्स। रॉक्स ऑफ सेम एज कि ब्राजील कोस्ट और वेस्टर्न अफ्रीका से कनेक्ट हो रहे हैं। टेलाइट डिपॉजिट्स अपने को पता है कि नीचे दक्षिण वाला पूरा जो हिस्सा था वो सब कुछ वहां पर सिमिलर ग्लेशियल डिपॉजिट्स, यही था, ग्लेशियल डिपॉजिट्स ही होते हैं, सेडिमेंट्स ही होते हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स, जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, कोयला वगैरह सब कुछ पता है अपने को। फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशंस थे यहाँ पर। और उसके फोर्सेस दो पता होंगे आप लोगों को, दो फोर्सेस कौन कौन से थे। कोई नया लर्नर इसमें प्लीज नहीं बैठना, ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स। कभी घुमा फिरा के डायरेक्शन भी पूछ ली तो पता है इक्वेटर की तरफ गया है, ये सारी चीजें। तो इसमें पोल फ्लिंग फोर्स में क्या था, इनने अर्थ के रोटेशन से इन्होंने कहा कि भाई धीरे धीरे मूवमेंट, पोल की तरफ मूवमेंट चला गया, पोल टू इक्वेटर वाली कहानी, फोर्सेस लगा तो दूर की तरफ मूवमेंट जो है अपने को इस पूरी चीज को लेता हुआ चला गया। टाइडल फोर्स में भी अगर हम लोग देखें तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किसका था, मून का और सन का। बस फिर तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। कुछ ड्रॉबैक भी थे क्या इसके? ड्रॉबैक भी यही वाली कहानी कि अगर हम लोग ओवर मतलब आगे अगर आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक वगैरह से, हमें आगे जाकर सब कुछ समझ में आया कि ओशियंस का भी रोल है, ओशियन रिजेस क्या होती हैं, उसके बाद में कॉन्टिनेंट मूव क्यों कर रहे हैं, इनके बारे में कुछ बता ही नहीं पाए। तो बहुत सारी चीजें जैसे अपन ने डिस्कस भी किया था कि टाइडल फोर्स इतना स्ट्रांग है तो वो अर्थ के रोटेशन को किस दिन रोक देगा। तो क्या क्या रीजन थे, ये सारी चीजें देखो। तो ये इस तरह से मैं आपको कुछ 200-300 वर्ड का एक राइटअप दे दिया करूंगा हर टॉपिक का जो आ चुका अपना प्रीवियस, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि भाई ये कंटेंट है इसका। फिर कंटेंट होगा, कंटेंट के बाद आपके दिमाग में एक माइंड मैप जो बनना चाहिए वो इस तरह का कुछ बनना चाहिए कि भाई उसमें मैं जिग्सॉ फिट ये सारे मेरे एविडेंसेस मुझे याद हो, याद मतलब याद हो। अब यहाँ कोई जुगाड़बाजी नहीं चलेगी कि मैं तो बाद में पढ़ लूंगा कि नहीं। अपने को पता होना चाहिए भाई जिग्सॉ फिट है, रॉक्स ऑफ सेम एज, टेलाइट डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, दो फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए अपने को। और ड्रॉबैक में अपने को पता हो एविडेंसेस उतने बेहतर जो थे, मतलब लोगों के हिसाब से इनएफिशिएंट लगे। वीक फोर्सेस के बारे में उन्होंने बात करी, ओशनिक का कोई रोल नहीं था, ये सारी चीजें जो है। और एक आध डायग्राम अपने दिमाग में हो। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन, पीवाईक्यू क्वेश्चन पे। पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। भाई अपने पास 7 से 8 मिनट है, तुम सोचो 7 से 8 मिनट के अंदर मुझे लिखना है। अब तुम सोचो कि मैं पूरे पूरे पैराग्राफ लिखूंगा बड़े बड़े, कुछ नहीं होना जाना, कुछ भी नहीं होगा। तो आंसर का फ्रेमवर्क क्या होगा मेरे दिमाग में, सबसे पहले तो एकदम इंट्रोडक्शन अगर मुझे छोटा बनाना है तो पहले पहले उसका नाम लिखूंगा, ईयर लिखूंगा, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट जिसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज की। ज्यादा से ज्यादा तुमको लगता है तो पेंजिया पेंथलासा जैसी चीज तुम इसमें ऐड कर सकते हो। क्योंकि कई बार हमने स्ट्रगल क्या किया है कि इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें अगर ऐड कर दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो तुम इतना ही कर दो। और पेंजिया पेंथलासा के बारे में लिखना चाहो तो वो भी कर दो। फिर पूरी स्टोरी थोड़ी सी आप इसके बारे में बता सकते हो, फोर्सेस के बारे में बता सकते हो। अगर उसने क्वेश्चन पूछा है प्रोमिनेंटेड एविडेंसेस, तो फिर ठीक है, आपको एविडेंस तो ये बताने पड़ेंगे, ये वाले सारे एविडेंस जो मैंने आपको बताए यहाँ अपने को। लेकिन एक डायग्राम जरूर लगेगा, बिना उसके काम बनेगा नहीं बॉडी वाले पार्ट में। तो यहाँ बीच में अपने को एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, भाई बताओगे कैसे नहीं तो। उसके बाद में कंक्लूजन में डिपेंड कर रहा है कि क्या पूछ रहा है वो, मतलब अगर नहीं तो नॉर्मली अपना बता सकते हैं कि भाई फोर्सेस तो इनएडिक्वेट थे, लेकिन हमेशा इस तरह के आंसर आप क्या करो, ये पॉइंट हमेशा याद रखो कि इसके बिना और भी मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तक हम लोग पहुंच पाते क्या, नहीं सर। इसके बाद कन्वेक्शनल करंट आया, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आया, प्लेट टेक्टोनिक आया, ये सारी चीजें। अब वो कह रहा है कौन सा डायग्राम बनाऊं।
डिपेंड कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैं मेरे पास क्विकली चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है, मैं एक दो बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो या तो तुम इनमें से कोई एक डायग्राम ये बना दो, नहीं तो जिक्सॉ फिट का एक सिंगल ये डायग्राम भी बनाकर काम खत्म कर सकते हो। क्लियर हुई बात? तो देखो कोई भी टॉपिक है उसके अपने पास उसकी पूरी एक बेसिक थ्योरी हो कम से कम लिखी हुई या समझी हुई लिखी हो, ये सब कुछ पता है। इसके बाद में उसके ड्रॉबैक के साथ एक दिमाग में माइंड मैप बना हो हर टॉपिक का। उसके बाद में जब भी हम आंसर लिखना चाहें तो ये सारी चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब फिर भी कोई बच्चा इसके बाद भी गाड़ी उसकी अगर अटकती है तो उसका एक लगभग मैंने मॉडल आंसर तैयार कर दिया कि आप ये तो लिखोगे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह वाली कहानी, फिर पेंजिया की कहानी थी, पेंथलासा वाली कहानी थी, 200 मिलियन उस समय कब टूटा ये, सेपरेटेड बाय टेथिस सी। उसके बाद में तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ तक भी चीजें मैं एंड कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, इसको तुम्हें एंड में यूज करना है तुम एंड में यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। नहीं तो तुम्हें फोर्स के बारे में बताना है तुम फोर्स के बारे में, अगर तुम ये मेन बॉडी शुरू कर चुके हो तो फिर लिखना भी चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एविडेंसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहाँ 5-5 लाइन लिखने की अपने को जरूरत नहीं है। ये देखो आप कितने बड़े पॉइंटर्स बनाए हैं मैंने, सिर्फ एक एक डेढ़ डेढ़ लाइन। टाइम ही नहीं है अपने पास, इससे ज्यादा टाइम है ही नहीं। क्लियर हुई क्या बात मेरी यहाँ तक? तो इसमें भी अब मैं आपसे कहूंगा कि तुम सब लिखो ना लिखो, कम से कम 4-5 तो कम से कम प्लेसर डिपॉजिट्स बहुत काम का है, ये इसके बिना काम बनेगा नहीं। ठीक है, इसमें आप गोल्ड बियरिंग वाला जो एग्जांपल हम देखते हैं ये लिखना ही लिखना पड़ेगा, रॉक फॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, जिग्सॉ फिट लिखना पड़ेगा, टिलाइट्स लिखना पड़ेगा आपको, माउंटेन चेन वाला हम अक्सर पढ़ते हैं, फॉसिल्स हम लोग पढ़ रहे होते हैं। तो ये 4-5 तो हमें एविडेंसेस इसका लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद भी अगर अपन आंसर नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं मुझे समझ आ रहा है कैसे लिखूं, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो आपको थ्योरी भी है, उसके कीवर्ड्स भी दे दिए हैं मैंने, मॉडल आंसर के कीवर्ड, मतलब 4 चीजें क्रिएट करी हैं मैंने एक टॉपिक पे, टोटल 4 चीज। और आपको क्लैरिटी इस लेवल की होनी चाहिए कि पहले अंडरस्टैंडिंग, उसके शॉर्ट नोट मेरे पास अवेलेबल हो, मॉडल आंसर का एक फ्रेमवर्क हो, और फिर डायरेक्ट मॉडल आंसर। और मतलब इससे ज्यादा मतलब लिखा जाना चाहिए अपने से। अगर आप हिंदी माध्यम के भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वही बताया, हिंदी माध्यम में भी हम वही सब चीजें पढ़ रहे होते हैं, जिग्सॉ फिट वगैरह हमने देखा, समान आयु की चट्टानें, टेलाइट निक्षेप प्लेसर, ये सब कुछ। और उसके बाद में हमारे आंसर की जो फ्रेमवर्क होनी चाहिए उसमें क्या है कि पहले सिद्धांत के बारे में हमें कुछ पता हो, आपको मन करे तो ये वाली चीज आपको लगे तो यहाँ ऐड कर सकते हो, नहीं तो हमारे साक्ष्य जो बताएं वो आपको पता हो। और एज इट इज फिर हम लोग उसके आंसर पे आएंगे जिसमें उसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट, एक लाइन यहाँ से लिखेंगे, एक दो लाइन उसकी बेसिक कहानी लिखेंगे, नहीं तो मेन हमारा फिर ये रहेगा। और उसके बाद में गतिशीलता पर चर्चा को पुनर्जीवित किया और अंततः प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की नींव रखी। ये एक मतलब एंडिंग में इस तरह की आपको आंसर्स लिखने पड़ सकते हैं। और काफी समय हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, हालांकि प्रीलिम्स में तो आ ही गया था इस साल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप तैयार करके खत्म कर देना इसको। अगला टॉपिक अपना जो है इसमें देखेंगे अगर हम लोग तो है हॉटस्पॉट वाला, हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट लेकिन अपने को पहले तो पता होना चाहिए। ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि जब भी प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ठीक है, स्पेशली ओशियन ओशियन की है और या तो एक प्लेट ओशियन की हो, डन, तो जब भी अंदर जाएगा तो ज्वालामुखी निकलेगा, जब भी अंदर जाएगा वोल्केनो निकलेगा, ये अपने को पता है। या जब भी डाइवर्जेंस हो रहा है तो भी चांसेस है ज्वालामुखी के, कोई इशू तो नहीं आता, बिल्कुल ठीक बात है। अब लेकिन हॉटस्पॉट वोल्केनो क्या है? हॉटस्पॉट वोल्केनोज एक तरह से आप कह सकते हो एबनॉर्मली हॉट सेंटर्स हैं जो फिक्स हैं अर्थ के इंटीरियर में, जिनका कोई भी रिलेशन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक स्टेशनरी कॉलम ऑफ हॉट मैग्मा है जो कि राइजिंग फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ मेंटल, पूरा मेंटल होते हुए निकल के आ रहा है। इसमें ये डायग्राम आपने को कम से कम याद रखना होगा, इस तरह से मेंटल वगैरह से होता हुआ, और ये कोर वाला रीजन।
ठीक है, इसका कोई कनेक्शन जो है प्लेट बॉर्डर से नहीं है, प्लेट बाउंड्री से नहीं है। तो मतलब जितने बाकी वोल्केनो क्या है, अनलाइक द मोस्ट वोल्केनो प्लेट बाउंड्रीज हॉटस्पॉट अगर विद इन द टेक्टोनिक्स, मतलब बॉर्डर्स पर नहीं है, वो यहां कहीं तुम्हें दिख सकता है। बॉर्डर मतलब मार्जिन्स पर तुम्हें नहीं मिलेंगे प्लेट के, ये इधर मिलेंगे। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने, मतलब क्या होता है, बस इसका आंसर वगैरह किस तरह से लिखना है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता होगा, क्या है, किस तरह से, तो अपने को पता है, जो चीज दिख रही है उसी को हमें लिखना है कि मेंटल प्लूम क्या है। तो एक कॉलम लाइक दिस इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड, बयॉन्ड, बयॉन्सी फोर्स जो होता है, प्लवनशीलता बल, जो आसपास की डेंस वाली जगह से लाइटर चीज जो बाहर निकल के आती है, क्योंकि लावा इसमें बेसिक होता है अपना, और बेसिक लावा फ्लो तेज हो रखा होता है, आसपास के क्षेत्र से कम डेंस रहेगा तो ऊपर की तरफ। तो बयॉन्सी रॉक जो है एक तरह से आप कह सकते हो, लावा वगैरह भी यूज कर सकते हो आप, राइजेस फ्रॉम द डीप मेंटल, पॉसिबली द कोर मेंटल बाउंड्री, और फिर ये क्या करता है, इट मेल्ट्स नियर द लिथोस्फीयर ड्यू टू कंप्रेशन और फॉर्मिंग मैग, मतलब सीधी सी बात है, यहां पर आकर पूरा इसको ये पिघलाने का काम कर देता है। अब इससे क्या होगा अगली स्टेप में कि ये ज्वालामुखी का निर्माण कर देगा, क्योंकि सीधी सी बात है, पूरा इसने मेल्ट कर दिया बेस से। अच्छा, अब मूवमेंट अगर प्लेट कर रही है तो वो सीरीज ऑफ माउंटेन चेन भी बना सकता है, सीरीज ऑफ पूरा, मतलब जब तक वो प्लेट आगे जाएगी तब तक, जैसे हवाइन आइलैंड वगैरह बने हुए हैं। फिर कई बार अगर मान लो लंबे समय तक ये रुक गए यहाँ पर, तो प्लेट्स का भी फॉर्मेशन कर सकता है, डिवीजन कर दे उसको, लीनियर वॉल्केनिक चेन बनाकर आप कह सकते हो, और फिर धीरे धीरे आप प्लेट्स का मूवमेंट भी हो सकता है। हवाइन आइलैंड इसमें आपको एग्जांपल देना। कुछ और एग्जांपल, अब ये हो गया गैलापागोस पढ़ते हैं हम लोग, येलोस्टोन नेशनल पार्क, आइसलैंड इसी से बना हुआ। यही कारण है ज्यादातर इनमें न्यूज में भी बने रहते हैं वॉल्केनो। रियूनियन आइलैंड वाला एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या पता लगता है हमें, तो भाई इससे हमें बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगती है कि एक तो प्लेट के मूवमेंट, प्लेट का फॉर्मेशन होना, साथ में अलग अलग दुनिया के जो यूनिक वॉल्केनिज्म है लाइक हवाइन, येलोस्टोन, आइसलैंड, इनको अंडरस्टैंड करना, इनको समझना इसी से ही पॉसिबल हो पाया। तो एक बेसिक आइडिया अपने पास इसका हो। अगर अब जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि भाई डिफाइन मेंटल प्लूम क्या है, जैसे आया भी था, तो इसका आंसर फ्रेमवर्क इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपने को जो मैंने बताया था कि एक हॉट मैग्मा स्टेशनरी पोर्शन जो कि डीप मेंटल से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अवे फ्रॉम द प्लेट बाउंड्रीज का सोर्स है, एग्जाम्पल भी वही लिखो आप। जो भी सबसे पहला इंप्रेशन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो स्टार्टिंग में कहीं लिख जाना चाहिए बस। फिर इसका रोल क्या है, तो भाई वोल्केनो फॉर्मेशन में प्लेट मूवमेंट को लेकर भी है। जी हाँ, फ्लड बेसाल्ट याद करो, इसमें हम लोग डेक्कन ट्रैप का आंसर लिख सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो बार बार बच्चों से कह रहा था, ये क्वेश्चन आया ही इसीलिए कि हम इसमें एग्जांपल इंडिया का दे सकें। मतलब समझो आप, ये वाला एरिया जो बना है इंडिया का, डेक्कन प्लेट्यू बना ही कैसा, साउथ से आने वाली कहानी थी, तभी कहानी हम बता रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि ये इतना ज्यादा, आप बोल सकते हो कि राइजिंग पैटर्न डेवलप कर रहा होता है कि कई बार प्लेट्यू वगैरह, मतलब वो तो धक्का लग रहा है नीचे से, तो राइजिंग प्लूम्स कई बार थर्मल अपलिफ्ट ऑफ लिथोस्फीयर भी करा सकता है। तो कुछ कुछ जगह इथोपियन रीजन वगैरह आप देखोगे तो कुछ इस तरह का राइजिंग ही पैटर्न आपको वहां पर दिखाई दे रहा है ड्यू टू दिस एक्टिविटी। इसमें वो जो डायग्राम है मेन बॉडी में ऐड हो जाएगा, ये वाला एक तरह से आप हॉटस्पॉट वाला जो हम लोग बनाते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, एक डायग्राम। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स में काफी क्रूशियल है, वोल्केनिक प्लेट मूवमेंट, कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग, प्लेट्यू अपलिफ्टमेंट, फ्लड बेसाल्ट्स, इनमें इसका रोल है, इन्फ्लुएंस है, ये आप चीज लिख सकते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स आने चाहिए, और बाकी तो मैंने आपको ये मॉडल आंसर्स दे दिया, बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन बना के दिया है ताकि काम की चीजें, जिसमें आप एग्जाम्पल भी ऐड कर दिया है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी इस तरह के सवालों में कि अलोंग द प्लेट मेंटल प्लूम कॉज इंटरप्लेट वोल्केनिज्म, मतलब सीधी बात है कि बाउंड्रीज मार्जिन पर नहीं है, बीच प्लेट्स में तुम्हें दिखाई दे सकता है। एंड वर्टिकल कॉलम ऑफ एबनॉर्मली हॉट मैग्मा राइजिंग फ्रॉम डीप, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो अपने को ध्यान में। और फिर 4-5 पॉइंट आप ये लिख दो उससे रिलेटेड जो भी मैंने बताया।
फ्लड बेसाल्ट भारत का बनाना, प्लेट्यू को अपलिफ्टमेंट करा दे रहे हो आप, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेट मूवमेंट, हॉटस्पॉट वॉल्केनिक फॉर्मेशन, ये चीजें भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक? कुछ ब्लॉक डायग्राम इमेजिन आप दिमाग में कर सकते हो कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या आप अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये एक आध डायग्राम इसमें बन सकता है। एज इट इज हिंदी में भी तुम्हें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। हिंदी का भी मैंने जो बताया था अभी, पृथ्वी की मेंटल से ऊपर उठने वाला अपेक्षा स्थिर और गर्म मैग्ना स्तंभ है और गहराई से उठता है। अधिकांश ज्वालामुखी के विपरीत है ये, जो सीमाओं पर निर्मित होते हैं ये विवर्तनिक प्लेटों के भीतर उत्पन्न होते हैं, पहले ही हो जाते हैं, मार्जिन्स पर नहीं होते। ठीक है, कुछ प्रमुख ये आप एग्जाम्पल भी जो अभी मैंने बताया वो पढ़ सकते हैं। ये इसका अपना उत्तर की बॉडी वगैरह सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो कि क्या परिचय में मैं क्या लिखूं। गहरे मेंटल से उठता हुआ स्थिर स्तंभाकार गर्म मैग्मा, इंट्राप्लेट ज्वालामुखी का स्रोत, हवाइन हॉटस्पॉट इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और ये 4 चीजें अपने को ये याद रखनी है, जिसमें हॉटस्पॉट ज्वालामुखी का बनना, उसका गठन, प्लेट गतिशीलता पर उसका प्रभाव होगा, भाई प्लेट के मूवमेंट पे उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जो बेसाल्ट फ्लड बेसाल्ट वाली जो मैंने बात कही थी, पठारी उत्थान का भी निर्माण हो सकता है, कहीं कहीं पर ये चीज दिखाई भी देती है हमें इथियोपियन रीजन वगैरह में। ठीक है, पेन से डायग्राम बनाता हूं, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा ठीक मेरे हिसाब से। रिजल्ट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कल, आज या कल में आ जाएगा, डोंट वरी। ये एज इट इज जो मैंने अभी बताया उसका हिंदी वर्जन है, जहां पर आप 1-1, 2-2 लाइन लिख के अपना आंसर एंड कर सकते हैं। एंडिंग भी समझ नहीं आए तो कैसे पता हो हमें कि भाई इसका यूज क्या है, आप तो बस सीधा समझा करो इसका यूज क्या है। तो अपने को पता है कि महाद्वीपीय विखंडन हो, चाहे पठारी उत्थान हो, बाढ़ बेसाल्ट फ्लड बेसाल्ट जैसी घटनाओं की व्याख्या हेतु ये अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये पृथ्वी की गतिशील विवर्तनिक व्यवहार को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण यांत्रिक तंत्र बने हुए। मतलब मेरे हिसाब से डायग्राम आप फ्री हैंड बनाओ, पेन से बनाओ, टाइम उतना होता नहीं है। ठीक है, तो आपको अब 2 क्वेश्चन से आइडिया लग गया कि कोई भी टॉपिक को आप तभी लिख पाओगे जब 2-3 बार अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो, याद किया हो। मतलब अगर ये 4 पॉइंट तुम्हें जस्ट इमेजिन करो याद ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो तुम सोचने में टाइम लगा दोगे, सोचने में टाइम लगा, इससे बड़ा लिखना नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब अगला टॉपिक है वो फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन कह रहा है। फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन में आपको क्या समझाना करना, मतलब क्या इसमें प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट चाहिए अपने को, और फोल्ड माउंटेन के लिए हमें सबसे जो बेसिक चीज है वो आ, दो चीजें लगेंगी। एक तो ओशियन कॉन्टिनेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ओशियन ओशियन वाले में तो इसका लॉजिक बैठता नहीं है। उसमें क्या मिलेगा, उसमें तुम्हें अंडर वाटर माउंटेन चेन मिलती है, वो भी वोल्केनिक वाली रहेगी, तो कोई लार्ज फोल्ड माउंटेन्स इसमें देखने को, तो इसका अपने को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत जो पड़ेगी वो इसकी पड़ेगी, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट वाली कहानी। डन। तो जब भी आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक है, वो कह रहा है कि दुनिया के फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स along the margins of the continent ही क्यों है, और bring out the association between the global distribution of floor mountain and the earthquake and the volcanoes। इनके बीच में एक रिलेशन भी है। अब सीधी बात है, अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट पढ़ा है तो आपको कहीं से कहीं तक इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत कैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जहां भी कन्वर्जेंस हुआ होगा वहीं पर ये सारी चीजें हमें। तो अब पूरा क्वेश्चन तुम सबसे पहले मुझे बताओ थीम किस पर बेस्ड है, पहला सवाल तो ये है आपसे। जब भी पढ़ोगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने को पता होनी चाहिए, पूरा क्वेश्चन किस बात पे घूम रहा है। सोचो, फोल्ड माउंटेन पर, प्लेट मूवमेंट से भी पहले क्या है, फोल्ड माउंटेन है। तो इंट्रोडक्शन में उसके बारे में ही तुम्हें लिखना पड़ेगा
एक लाइन ऐसी लिखो कि सब पूरा पैटर्न ही समझ में आ जाए कि फोल्ड माउंटेन्स दे आर द रिजल्ट ऑफ कंप्रेशनल फोर्स एट विच प्लेट बाउंड्री। तो ये 3 वर्ड याद रखो आप, 3 वो शब्द निकालो जिससे तुम्हारा पूरी स्टोरी खत्म हो जाए। ये क्वेश्चन खुद से पूछो तुम कि भाई फोल्ड माउंटेन तो कंप्रेशनल फोर्स, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, हो गया। फिर क्या होगा, जब कन्वर्जेंस होगा तो क्रिस्टल शॉर्टनिंग हो गई, फोल्डिंग हो गई, जो भी सेडिमेंट्स हैं, जियोसिंक्लाइंस हैं हमारे, उससे राइज हो जाता है। ये कीवर्ड्स अपना वहीं यूज होना, क्योंकि देखो फोल्ड माउंटेन्स के बारे में आपको 2 लाइन तो लिखनी पड़ेगी। अब वो कह रहा है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जरा चेक करो, along द मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना। तो मतलब इसके आसपास पहले मुझे बात लिखनी पड़ेगी। along मतलब महाद्वीपों के किनारों पे ही क्यों बन रहे हैं, तो भाई प्लेट मार्जिन सबसे बड़ा रीजन है कन्वर्जेंट बॉन्ड की, यहां पर क्रिस्टल कंप्रेशन यही मिलेगा तुम्हें सबसे ज्यादा। अगर 2 चीज टकरा रही हैं तो उसका फोर्स कहां मिलेगा तुम्हें, टकराने वाला फील कहां हो, 1 और 2 पे। सो दिस पोर्शन इज योर व्हाट, द रीजन ऑफ क्रिस्टल कंप्रेशन। यहां पर ही जो है मुझे कंप्रेशन मिला, तो सबसे पहली पॉइंट तो ये लिखना पड़ेगा। अब उसमें तुम एग्जांपल दे दो कि जैसे ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस टकराया, तो उसी टाइम पे अगर आप देखोगे तो फोल्ड माउंटेन्स तुम्हें सेडिमेंट जहां पर अवेलेबल होंगे वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस दिखा रहा है तो क्रस्ट की थिकनिंग, फोल्डिंग वगैरह जो आपको दिखाई दे रही है वो भी वहीं पर मार्जिन के पास दिखाई, तो दोनों के आपको एग्जाम्पल यहां देने पड़ेंगे। अब मार्जिन सी क्यों, देखो डिमांड मार्जिन मार्जिन कर रहा है वो, तो मार्जिन इसलिए कि दे आर द रीजंस ऑफ जियोसिंक्लाइनल सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। मतलब जब समय कम पड़ेगा ना, तो मैं तुमको एक बात बताऊं, तुम्हारे ये जो मैंने तुम्हें एक फ्रेमवर्क दिया है ना, यही तुम्हारे लिए मॉडल आंसर हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब जब 8-9 मिनट में जब लिख रहा हूं, तो यही तुम्हारे लिए मेन आंसर ही हो गया, इसी को ही तुम लिखो, ऊपर नीचे सीक्वेंस हो सकता है वैसा। अपने को पता है कि मतलब जो है इंटीरियर्स में मिलना नहीं है, तो बात तो वही हो रही कि इसलिए मार्जिन पर मिलना है। अब आप नो डाउट यहां आपको एक वर्ल्ड मैप लगेगा भाई, या नहीं तो अभी ये समझा रहे हो तो आप कन्वर्जेंस का तो एटलीस्ट एक सिंगल डायग्राम तो बना दो यहां पे। अब डिमांड अगली क्या कह रही है वो देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसोसिएशन बिटवीन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनका एसोसिएशन पर्वतों का भूकंप और ज्वालामुखी से भी है। सही बात है, जब प्लेट अंदर सबडक्ट होती तो वॉल्केनो भी दिखने को मिलता है। तो देखो फोल्ड माउंटेन के साथ पहले अर्थक्वेक मिला दो तुम, तो तुमको पता है कि वहां कंप्रेशनल स्ट्रेस रिलीज होता है कि नहीं जब प्लेट टकराती है तो। ये मैं दूंगा प्रदीप, मैं क्लास के बाद आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। थ्रस्ट फॉल्टिंग और क्रिस्टल रीएडजस्टमेंट, मतलब सीधी बात है कि भूकंप जब भी पर्वत बन रहे हैं, जब भी कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, उस समय यहां क्या क्या घटना घटित हो रही है जिससे भूकंप आ रहा है वो सोचो। तो ये 3 कीवर्ड्स कि भाई जो स्ट्रेस कई बार जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो जब रिलीज होता है तो भी भूकंप आता है। फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, रिवर्स फॉल्ट याद करो, रिवर्स फॉल्ट का डेवलपमेंट जब होता है उस टाइम पे हमने देखा क्रस्ट रीएडजस्ट हो गया मान लो। इसका एक प्रूफ फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक हमें हिमालय पे दिखाई देते हैं। रीएडजस्टमेंट मतलब चेंजेस होना, उस फोर्स के अकॉर्डिंग बदलाव आ जाना उस जगह। रिवर्स थ्रस्ट लग गया, अब कोई चीज जब थ्रस्ट लगती है तो एक ही जगह पे नहीं लगती, वो यहाँ चलते ही नहीं रहता, थ्रस्ट बनते ही नहीं रह रहा है, उस रीजन में जो चेंजेस आना है तब तक ही आपको दिखाई देगा। फिर वॉल्केनो के साथ एसोसिएशन बता दिया तुमने, ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, वहीं पर अब पता है कि ओशन प्लेट सबडक्ट होगी, तुम्हें एंडीज के पास दिखाए। मतलब इस फ्रेमवर्क में जो सबसे बड़ी चीज सीखने की है कि तुम हर एक पॉइंट पर एग्जाम्पल दे रहे हो, तो तुम कनेक्ट कर पा रहे हो। मतलब आ गई बात समझ में।
तो तुमसे अगर पूरा समय ना मिले तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आई विल रिकमेंड आप फ्रेमवर्क पे ही काम कर लोगे ना, तो तुम्हारा आंसर तैयार हो जाना। इतना ही लिख भी पाओगे तुम 8-9 मिनट में, इस क्वेश्चन में कितना लिखोगे। लेकिन तुम्हारे दुख दर्द को दूर करने के लिए मैंने जो है मॉडल आंसर जैसा दे दिया है कि नहीं, बहाने किसी भी प्रकार के नहीं चलेंगे अब, कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं कंप्रेशनल फोर्स से, जहां पर प्लेट मिलती हैं उन जगहों पे फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। कुछ फेमस एग्जांपल दे दिए हैं। अब पहली डिमांड थी कि तुम मार्जिन्स पर ही क्यों बनते हैं वो बताओ, तो भैया हमने दोनों का एग्जाम्पल दे दिया, ओशियन कॉन्टिनेंट में और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में। संकेत पॉइंट नहीं होते हैं, मतलब आपको पेज अगर मैं बताऊं कि मान लो ये अपना एक पेज है, उसके बैक साइड वाला ये हो गया, ठीक है, और दूसरा पेज ये फर्स्ट पेज है, फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, और ये दूसरा पेज है। तो ये अगर आप लिख पा रहे हो, ये अगर आप लिख पा रहे हो, तो यहां तक मान के चलो ये 150 के आसपास हो गया। उसके बाद यहां तक आना है, तो पूरा 2 पेज आप पूरा फिल कर रहे हो, तो यहां तक 250 के आसपास धीरे धीरे पहुंचोगे, और थोड़ा बहुत उधर भी ले जा सकते। एक लाइन में 5 शब्द बस। सिंपल 5 लाइन, 5 शब्द। तो ये समझ आ गया ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का अपने को इसमें लिखना पड़ेगा, और एक कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का, क्योंकि अभी वो पूछ क्या रहा है, मार्जिन्स की बात कर रहा है ना, मार्जिन्स। फिर एसोसिएशन ऑफ वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में पूछेगा, तो आपको डायग्राम एक बार तो सर बनाना ही पड़ेगा वर्ल्ड का तुरंत वाला। तो जहां जहां पर प्लेट कोलाइड कर रही है वहां प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और जब ये सडनली रिलीज होता है तो वहां पे भूकंप आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए हिमालय एंडीज वगैरह के रीजन में हमें अर्थक्वेक, ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है, आप यहाँ से डायरेक्ट चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब जहां पर प्लेट सबडक्ट हो रही है वहां पर आपको वॉल्केनोज भी देखने को मिल जाएंगे। नहीं, वहां खत्म मत करो उसको, एंड वहां तक तो ले जाओ, या तीसरा मतलब सेकंड पेज के बैक तक थोड़ा सा, वो डिपेंड करेगा, अगर डायग्राम वगैरह तो ऑटोमेटिकली चला जाए। ठीक है, उसके बाद में एंडिंग वेंडिंग करनी हो तो ये सारी चीजें दे आर क्लोजली रिलेटेड। और इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें ये पता लगता है कि आज भी हमारे प्लेनेट पे ये सारी चीजें जो है कंटिन्यू हो रही हैं, चली आ रही हैं। अर्थ का इंटीरियर जो है वो अभी भी एक्टिव है, एंडोजेनिक फोर्सेस अभी भी चला आ रहा है और चलता रहेगा, जिससे फिजिकल फीचर्स के निर्माण होते चले जाएंगे। बस एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा, किसी को लगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट के एंगल की तरफ भी जा सकते हो। तो इसी तरह से अब आपको पैटर्न समझ आ गया कि जो जो अपने पास टॉपिक्स हैं पीवाईक्यूज के, अपने पास सारा रेडी रेफरेंस, एक बार कंटेंट पढ़ के एटलीस्ट 2-2 बार, और उसको लिख के खत्म करना है तुम्हें 1-2 बार में। पहली बार में तो हाँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बार में तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये क्या कह रहे हो शिक्षा। देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन की डिमांड को समझ के काम करो। कई बार एक पैटर्न हम बना लेते हैं, मतलब इसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और एंड में चीजें बिगड़ेंगी और कुछ नहीं। अब जैसे इस क्वेश्चन को, लास्ट वाला क्वेश्चन को अगर आप फ्रेमवर्क देखेंगे, हमने अपने अकॉर्डिंग काम किया। क्या काम किया है हमने? पहला पहला पोर्शन क्या है इस क्वेश्चन का, कि पहले तो तुम फोल्ड माउंटेन, तो उसके बारे में अपन ने लिखा। फिर मार्जिन्स पर क्यों मिलते हैं, तो उसके बारे में हमने 3-4 बातें लिख दी कि भाई ये अलग अलग उन जगहों पर मिलते हैं और वहां पे सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन होता है, तो यहाँ 3-4 पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं। फिर फोल्ड माउंटेन्स के साथ एसोसिएशन है, तो उसके कम से कम 3, अब मैं जबरदस्ती यहाँ 7 पॉइंट तो नहीं बनाऊंगा, 2 से 3 पॉइंट में मेरा काम हो गया। यहां पर अगर हम लोग वॉल्केनो, अब फिर वॉल्केनो के साथ एसोसिएशन बनाना पड़े। सो मैं आपको फिर कह रहा हूं, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड होंगी, स्पष्ट रहना ये बात।
और दूसरी बात, बड़े बड़े पैराग्राफ कहीं नहीं बनाने हैं, उसमें तुम तुम्हारा समय भी खराब करो और आंसर चेक करने वाले को कुछ नहीं समझ आएगा। सो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड, मतलब इंडोनेशिया और फिलीपींस आर्किपेलागो के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो ओशन ओशन कन्वर्जेंस के बारे में बात कर रहा है। तो अब देखो इसमें क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड, मेन पूरी पिक्चर एक्सप्लेन करना है तुम्हें फॉर्मेशन को, मतलब पूरी प्रोसेस को समझाना। अब यहां मतलब आप खुद सोचो कि तुम पॉइंट में माहौल अगर बना रहे हो कि मैं पहले से ही 8 पॉइंट डिफाइन कर लूं, 7 पॉइंट डिफाइन कर लूं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे और ऑटोमेटिकली पॉइंट क्रिएट होते चले जाएंगे। और वो डिपेंड करेगा कि इस टॉपिक को आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग में कितनी बार किस तरह से बिठाया है, किस किस स्टेप में बिठाया। क्लियर हो गई बात। तो आपने क्या किया, पहले कन्वर्जेंस कराया किसी ने, फिर सर अगर एक्सप्लेन करना हो, संकेत वही मैं आपसे कह रहा हूं, एक्सप्लेन करना हो तो मैंने वो भी बताया ना तुम्हें, एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। और कितना बड़ा लिखना है, जैसे अभी ये है जिक्सॉ फिट में, इससे समझ में आ गया अपने को, बस इससे ज्यादा नहीं। तो एनसीईआरटी में तो इससे ज्यादा भी लिखा हुआ है। रॉक फॉर्मेशन है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स है, तो ये एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी अपने, 1.5 लाइन आगे तो। ठीक है, समझ गए। तो अब इसको देखा अपन ने कि भाई ओशन ओशन का कन्वर्जेंस तो चाहिए मुझे। फिर उसके बाद क्या होगा, कन्वर्जेंस के बाद सबडक्शन होगा, मेल्टिंग होगी, फिर वॉल्केनिक इरप्शन होगा, फिर आइलैंड फॉर्मेशन होगा, फिर कंटिन्यू एक लंबे समय का आइलैंड आ। अब हो सकता है कि किसी बच्चे के दिमाग में ये दो को मिला के एक आ रही हो चीज, तब तो गलत तो नहीं हुआ, वो एंड करके उसने सबडक्शन एंड मेल्टिंग लिख दिया। सो ये प्रोसेस, इसमें कोई यूनिक मेथड अपना सकता है कि इधर अपना डायग्राम बना दिया कन्वर्जेंस वाला, और इधर वो स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक डायग्राम करके रिजल्ट इनटू वोल्केनोज एंड वोल्केनिक आइलैंड, वो बना सकते हो। फिर दिख गया कि मैंने ब्लॉक डायग्राम बन गया यार, अब ज्यादा डायग्राम हो जाएंगे, तो एग्जांपल्स को मैंने कुछ पॉइंट्स पैराग्राफ के पैटर्न पे ले आए। आप हर क्वेश्चन में कुछ यूनिकनेस रखो अपनी, उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग दिखाओ, एक जैसा पूरा पैटर्न मत चलने दो। और कंक्लूजन की तरफ आप ले जा सकते हो कि ये रीजन नो डाउट डिजास्टर मैनेजमेंट मांगता ही है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में जहां पर फ्रीक्वेंटली हमें वोल्केनो अर्थक्वेक दिखाई देते हैं। अब इसी को अगर मुझे मॉडल आंसर में ही तैयार करना हो, तो मॉडल आंसर में तुम तैयार कर लो। ठीक है, सबसे पहले तो हमें मालूम है कि यहाँ पर 1000 ऑफ वोल्केनिक आइलैंड बने हैं, लेकिन वहां पे द रीजन इज ओशन प्लेट का कन्वर्जेंस। ठीक है, अब ओशन ओशन कन्वर्जेंस अगर आप लिख रहे हो तो इसमें एक्सप्लेन क्या लिखोगे, इसमें आप प्लेट का नाम लिख सकते हो, प्लेट का नाम आपको लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में ट्रेंच बन रही है, मैरियाना टोंगा ट्रेंच वगैरह, वो भी चाहे तो आप लिख सकते हो। फिर सबडक्शन एंड मैग्मा फॉर्मेशन, उसके बाद सबडक्शन होगा, फिर ये दुख दर्द। पहले तो ये ट्रेंच दिखा यहाँ पे, फिर मैं आगे गया, यहाँ पे सबडक्ट होके चीजें मेल्ट हुई, फिर उसके बाद में इरप्शन हो गया, इरप्शन के बाद में फिर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क्स हुआ। अब मैंने क्या किया, पता है मुझे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने इसको एक बॉक्स में बना दिया भैया, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर एंड द एंड ये। इसका फिर अपन ने एग्जाम्पल दे दिया। तो ये जो आइलैंड आर्क्स में जो बता रहा है, इंडोनेशियन आर्किपेलागो, कौन कौन सी प्लेट जो है कहां पर किस तरह से चली गई, और उसके बाद में फिलिपिन वाले रीजन्स का भी आप लिख सकते हैं, एक दो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देना। बस इससे ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब समय ही नहीं है, कहाँ क्या लिखेंगे, फिर चाहो तो खूब बढ़ा लो तुम। समझ आ गई बात आप लोगों को यहां तक? फिर उसी रीजन में वो सरकम पैसिफिक जोन, रिंग ऑफ फायर का जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं कि भैया वहां के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो
जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रिंग ऑफ फायर वाले रीजन के क्या क्या हैं, ये वाले रीजन में क्या क्या मिलता है तुम्हें? तो मुझे सर यहाँ पे अब पॉइंट्स देखो कितने मिलेंगे। तो सर मुझे मालूम है कि यहाँ माउंटेन बिल्डिंग है, यहाँ आइलैंड आर्क है, सुनामी है, हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज है, वॉल्केनिज्म है, ठीक है, अर्थक्वेक है, सबडक्शन जोन्स हैं, ये सारी चीजें हैं वहां पर, गर्थ हैं, ट्रेंचेस हैं। मतलब आप मुझे बताओ, इतना तो हमें पता है कि सरकम पैसिफिक जोन ये वाले रीजन में कन्वर्जेंस होता है, प्लेट आपस में कन्वर्ज करती है। बोले सर जी कन्वर्ज तो करती हैं, तो जब कन्वर्ज करती है तो क्या क्या स्थिति बनती है? तो फिजिकल एस्पेक्ट इमेजिन करो आप। तो यहां पर मुझे एक तो सबडक्शन दिखाई देगा, ट्रेंच फॉर्मेशन होगा, वोल्केनो होगा, अर्थक्वेक होगा, उसका रिजल्ट सुनामी वगैरह भी हो सकता है जापान के रीजन में। तो वो जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और आपको बस एग्जांपल के साथ अगर आप दोगे तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो अगर हम देखें कि मैं सबडक्शन जोन बोलूंगा तो सबडक्शन जोन बोल के खत्म नहीं करूंगा, लिखते समय मुझे नास्का प्लेट, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इनके बारे में बताना पड़ेगा। ट्रेंचेस वगैरह में मैरियाना ट्रेंच वगैरह जब डेवलप होती है, पेरूचिली ट्रेंच लिखूंगा। ज्वालामुखी में मुझे लगभग हम ये कह सकते हो कि एक्टिव वॉल्केनोज को अगर देखें तो मैक्सिमम हमें सब यहीं पर ज्यादा दिखेंगे। सिस्मिक बेल्ट्स में जाऊंगा मैं तो सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज तुम्हें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। माउंटेन बिल्डिंग में एंडीज, रॉकीज वगैरह के जो एरियाज हैं उन रीजन्स में आपको देखने को मिल रहा है। आइलैंड आर्क्स में जापान, फिलीपींस, एल्यूशियन आइलैंड के एग्जांपल आप दे दिए। सुनामी वगैरह तो ठीक है कि सबडक्शन जोन क्या करेगा, पानी को मतलब अर्थक्वेक वगैरह जो आएगा वहां वाटर को, ओशियन वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ट्रिगरिंग सुनामी, 2011 की सुनामी। उन रीजन्स में कहीं कहीं आपको फिलीपींस, इंडोनेशिया में जो है हॉट स्प्रिंग गीजर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा कि मुझे पूरा ब्रॉड नॉलेज चाहिए, लिखना छोटा छोटा है पर पॉइंट्स मुझे उतने ही लगेंगे। हो गए तुम्हारे 7-8 पॉइंट। अब दिमाग में अपने बिल्कुल चीजें क्लियर हो अच्छे से कि भाई वोल्केनिज्म है वहां, माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, सुनामी जनरेशन हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, आइलैंड आर्क हो रहा है, जियो, ये कीवर्ड्स अपने दिमाग में चलने चाहिए। अब क्वेश्चन घुमा सकता है, वो इस बार पूछ सकता है कि बताओ चलो वर्ल्ड के ट्रेंचेस का बताओ लोकेशन, तो वो हमने ओशंस में पढ़ा हुआ है। अब जैसे क्वेश्चन था 2020 का ना, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम इसमें, तो तुम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सरकम पैसिफिक जोन की कहानी पूछ रहा है, तो इसके बारे में हमें लिखना, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। एक्टिव मार्जिन है टेक्टोनिकली बहुत ज्यादा, सब कुछ दिखाई देता है। अब मेन बॉडी में स्टार्ट अगर करो तो पहले क्षेत्र बता दो कहाँ कहाँ पर है ये भी लिख, ये आपके ऊपर, आपको लगता है तो ठीक है, नहीं तो सीधा आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे आओ वहां पे कि मुझे सिस्मिक एक्टिविटी, मुझे वोल्केनिक, मुझे टेक्टोनिक, मुझे सुनामी और ये सब। उनमें फिर आप लिखोगे किसके कारण, कॉज्ड बाय, जैसे मान लो भूकंप बोलना है या वोल्केनो बोलना है तो पैसिफिक प्लेट के सबडक्शन से, ठीक है, नास्का प्लेट के सबडक्शन से, साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से, ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी। डिटेल में भी अगर आपको लिखना है तो फिर आप ये देख सकते हो सबसे पहले तो कि वहां कौन कौन सी मेजर प्लेट्स हैं। पैसिफिक प्लेट सुना होगा, नास्का है, कुछ कोकोस प्लेट वगैरह भी है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, फिलीपींस सी वगैरह वाले रीजन्स की। दुनिया में हम कहाँ बात कर रहे हैं तो पता है, चल रहा है ना आपको यहाँ के बारे में, इन जगह नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तुम ना बिना बनाए घबरा पहले लेते हो। मैंने बोला वर्ल्ड मैप आना चाहिए, अरे भाई तुम एक ही दिन में क्यों पूरी कोशिश कर रहे हो कि वर्ल्ड मैप अभी आ जाए तुरंत? तुम एक एक कॉन्टिनेंट सीखो पहले, तुम पहले नॉर्थ अमेरिका ही बनाना सीखो ना, पहले नॉर्थ अमेरिका को ही प्रैक्टिस करो। आज कम से कम 8-10 बार प्रैक्टिस करो, 15 बार प्रैक्टिस करो, 20 बार करो, पर बन जाएगा वो नॉर्थ अमेरिका। फिर तुम सिर्फ साउथ अमेरिका ही करो। अब उसमें भी क्या कर सकते हो आप, जैसे उदाहरण के तौर पे ये है, तो इसको मेन कोई बड़ा मैप अपनी आंखों के सामने देखो और इसको पहले डॉट पैटर्न से तैयार करो आप।
ऐसे तो बनाते समय तो डायरेक्ट बना लोगे कि भाई जनरली ये क्या है, क्वेश्चन मार्क की तरह दिख रहा है आपको उल्टा, एक क्वेश्चन मार्क बनाया, स्लाइड हुए थोड़ा सा और नीचे पूरे स्लाइड हो गए, तो ये आपका बन जाए। ऑस्ट्रेलिया आपको बनाना है तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है डॉट पैटर्न से आप बना सकते हो, थोड़ा सा इधर ऐसे प्रैक्टिस कर लो, फिर इधर कर लो, फिर इतना हिस्सा पहले ट्राई करो, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ। बेसिक चाहिए हमें, मतलब एक ओवरव्यू चाहिए कि भैया ये इन्होंने जो है साउथ अमेरिका बनाया है, ये इन्होंने जो है नॉर्थ अमेरिका बनाया। अब ये यूरोप को अगर आप देखोगे तो इसमें तुम्हें एक्सटर्नल बाउंड्रीज बनानी, इसको अगर तुम्हें परफेक्शन की तरफ ले जाना है तो तुम मेडिटेरेनियन सी पे सबसे पहले काम करो, कि पहले मैं एक सर्कल इधर ये वाला पोर्शन तैयार करूंगा, फिर नीचे की तरफ इटली वाला जो पोर्शन है बूट शेप जो है वो बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ये वाला, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पहले कोशिश करूंगा, मतलब एक ये बूट शेप जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है मुझे, ये पहले बनाऊंगा मैं। तो ये पहले मेडिटेरेनियन सी सीखो तुम, ये जितना क्लियर दिखेगा ना तो वो मैप वैसे तुम्हारा ऑटोमेटिकली सही होता चला जाएगा। तो एक टाइम पे एक ही चीज करो, इधर एशिया का भी तुम इधर वाला पोर्शन पहले ठीक करो, यहां से इधर वाला चाइना से लगाकर फिलीपींस तक। तो एक एक करके बनाओ, पूरा एक साथ देखोगे तो तुम्हें लगा अरे सर टफ है नहीं होगा, सर टफ है नहीं होगा, पर नहीं, उसको धीरे धीरे ही होगा वो। और देखो तैयार करना ही पड़ेगा, क्यों, आईआर में मान लो तुम्हें कुछ बनाना पड़ गया, इंटरनेशनल ट्रेड दिखाने पड़ गए, बहुत मतलब एक एक 1.5 नंबर 1 नंबर तुम ज्यादा ले सकते हो, और 3-4 बार अगर कहीं बन गया तो 2-3-4 नंबर से बहुत फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो अब इसके मॉडल आंसर्स में अभी हमने देखा कि जो है बाउंड्रीज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वाली कहानी जो अपन ने देखी, ये अभी अपन ने देख लिया है सारी कहानी। फिर अर्थक्वेक है वहां पर, क्योंकि अर्थक्वेक क्यों आते हैं, वहां का जो स्ट्रेस है सडनली रिलीज जब होगा उसके कारण हमें दिखाई देगा। वॉल्केनिक प्रोसेस की कहानी हमें मालूम है, ओशनिक ट्रेंचेस हमें यहाँ के पता है, पर्वत बन ही रहे हैं तो वो भी एक फीचर बन गया सर, एंडीज वगैरह जो पर्वत बने, कोस्टल रीजन वाला जो एरिया है उन जगहों पे आपको सुनामी का जो पार्ट है, भूकंप के जो क्षेत्र बन जाते हैं, उससे भी आपको ये चीजें दिखाई दे सकती हैं। पढ़ो भैया पढ़ो। ये अब एक तो कुछ बच्चे जो है हाँ हाँ हिंदी मीडियम में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तनाव मत लीजिए। क्लियर हो गई कहानी आपको यहाँ तक? मेरे को नर्वसनेस हो रही है तो क्लास में टाइम से आओ, तब नर्वसनेस जाएगी। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, रिंग ऑफ फायर वाली कहानी है ना, जो बता रहा था मैं आपको। सबडक्शन जोन है, ज्वालामुखी अग्निवलय है, भूकंप है, पर्वत निर्माण है, द्वीप बन रहे हैं, सुनामी का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोथर्मल वगैरह रीजन्स जो डेवलप हुए हैं, ये वो एज इट इज तो मैं हिंदी का भी क्विकली, और इसमें मैंने मतलब कोई नोट्स जैसे नहीं लिखे हैं, खूब बुक जैसा नहीं लिखा है, तुम्हें इतना ही पढ़ के लिखना पड़ेगा, यही बस यही वो है कि लिखना है, डायरेक्ट ही आंसर बनाना है ये,
कि विवर्तनिक प्लेट सीमाएं, भूकंप के प्रति अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी, महासागरीय गर्त, ठीक है, पर्वत का निर्माण, तटीय क्षेत्र के जो सुनामी वगैरह का जो रीजन है वो, और जहां पर भूतापीय ऊर्जा है उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं करना। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो कितने टॉपिक अपन ने करे हैं अभी? चार नहीं, और सोचो कितने। चार ही करें, बस 4 करें। फिर से रिपीट कराऊं? रिपीट कराऊं? थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हॉटस्पॉट वॉल्केनोस, फोल्ड माउंटेन्स, फॉर्मेशन ऑफ आर्किपेलागोस, जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। टोटल 5 टॉपिक हुए हैं अपने, ठीक है। 5 का एक्सप्लेनेशन, 5 का मॉडल आंसर, 5 के टोटल कीवर्ड्स। अभी तुमको मुझे बता दो, इन 5 में तुम्हें कोई बहाना ऐसा रह गया हो कि तुम जो अब आंसर जो नहीं लिख पाओगे, मुझे बता दो तुम, तो वो भी मैं तुम्हारे लिए अभी फिलहाल कर दूंगा, रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब ये 5 पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इनमें तुम्हें कुछ भी ऐसा हो कि मतलब नहीं, मेरा मतलब क्या है, देखो समझो, ये पर्टिकुलर जो कोर्स है ना, इससे बेहतर मौका तुम्हें आंसर राइटिंग का नहीं मिलेगा। मैं कल क्योंकि तुम्हारे आंसर भी चाहिए, तुम 8-10 क्लासेस ले लो, तुम्हारी धीरे धीरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व ही होके खत्म हो जाएंगे। ये महीने में फिजिकल जो मतलब ज्योग्राफी वाला पोर्शन ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सब लिखा है, उसमें सब चीज लिखी हुई। इसमें 2 प्रकार के लर्नर्स हैं। पहले जिनको मेंस इस बार देना है, तुम्हारे लिए सोचने समझने का कुछ भी समय नहीं, इन्हीं टॉपिक्स को एक बार पढ़ो और तुम डायरेक्ट मॉडल आंसर जो है उनको देख के क्योंकि फिजिकल में आप ज्यादा नई चीजें और ऐड नहीं कर पाओगे, यही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं को लिखना होगा। तो आप डायरेक्ट मॉडल आंसर्स इनके लिखो, तुम जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। क्या क्या लिखना है वो लगे तो तुम पढ़ लो एक बार, और हो सकता है कि पहली बार में वही जो कंटेंट मैंने दिया है उसको 15 मिनट लग जाए, बट मैं चाहता हूं तुम सेकेंड टाइम लिखो उसी को, सेम को, तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी सी उसी क्वेश्चन को तुम कम में ला सको। 5-6 बार तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें कहीं दूसरे नोट्स नहीं बनाने मेंस के नाम पे, ये सब चीज तुम्हें ये लगभग इससे काम हो जाना है। इससे तुम्हें ना समझ आ जाएगा कि करंट के आए हुए टॉपिक्स भी जो है इस तरह के कुछ रेडी होने चाहिए। तो इस बार जो मेंस दे रहे हैं उनको तो तुम्हें कल लिख के लाना है, और जो अगले साल दे रहे हैं, तुमने अगर मेरा पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स ले लिया हो तो ही इस कोर्स को देखना, रैंडम बीच में आके नहीं होगा। आई बात समझ में? दूसरी बात, बाकी जो टॉपिक्स होते हैं जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तुम्हें इसमें नहीं है, अब नहीं आया मान लो, या कन्वेक्शनल करंट थ्योरी मान लो नहीं दिख रहा, तो तुम्हें 8-9 टॉपिक जब तुम ये लिख लोगे ना आंसर राइटिंग, तो इनका भी कंटेंट समझ में आ जाएगा कि काम का क्या क्या है, तो तुम उनका भी शॉर्ट नोट बना सकते हो जो क्लास में अपन ने किया उसके। पर पहले तुम ये करो, इसमें कॉन्फिडेंस आ गया तो तुम उधर आराम से चीजों को निकाल ले जाओ, ठीक है। तो तुम कल जब आओगे तो ये 5 तुम्हारे मैं आंसर्स चेक करूंगा सबसे पहले क्विकली, स्पेशली उन बच्चों को लेके कि जो मतलब कल का दिन है, पर एक एक दिन मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है, अल्टरनेट डे क्लास है मेरी, हर एक दिन छोड़ के क्लास है, तो आप लिख पाओ, ठीक है। तो देखो ये सबसे बढ़िया टाइम है, जितना हो सके निपटा लो रेगुलर आके। इसका पीडीएफ मैंने जितना पढ़ाया वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दे दूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली समझना, तुम शांति से बस समझना,
ये अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्वेश्चन है, ये 5-6 पॉइंट है इसके। अब अगर तुम ये लिख पा रहे हो, अब इसमें मेरे चेक करने जैसा क्या है बताओ, कुछ है अब कंटेंट को लेकर? नहीं, तुम देखो ना कि मतलब कुछ है, नहीं है तो तुम ऐसे बहाने मत निकालो अपने दिमाग में, मेरा आंसर चेक होगा कि नहीं होगा, तुम करोगे कि नहीं करोगे। अरे तुम समय में 8 मिनट में लिखो, ये सबसे बड़ा चेक करने का माहौल है। कुछ नहीं है प्रेजेंटेशन में, मतलब मैं बता रहा हूं, ये मान लो ये पेज है मेरा, ये मार्जिन बन गई आपकी। अब तुम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखोगे ना, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है तुम्हारा 3 या 4 लाइन में यहां आ गया। फिर तुमने हेडिंग बनाई कि भाई मेरे जो एविडेंसेस हैं, ठीक है, अब एविडेंस पे तुम बॉक्स बना, मेन हेडिंग पे बॉक्स बना दो ज्यादा लगे तुम्हें। अब बस पॉइंट बनाते चलो, ये बनाया नहीं इसके बारे में लिखा, फिर अगला बनाया इसके बारे में लिखा। सिंपल काम करना है जो है। अब हाँ, इसमें आड़े टेढ़े मत लिखो कि एक पॉइंट यहां बना रहे हो तो दूसरा इधर बना रहे हो, तीसरा इधर बना रहे हो, चौथा यहां बना दिया, पांचवा इधर बना दिया। तो मैं बेसिक ओवरव्यू देख लूंगा, बट कंटेंट तुम्हारा लगभग यही रहना है। तो तुम लिख के लाओ, नजर तो मैं देख ही लूंगा तुम्हारे आंसर पे एक बार। आ गई क्या बात समझ में? अब जैसे फियोर्ड का एकदम अचानक सवाल आ गया था। अब फियोर्ड क्या है ना, समझो। नॉर्मली हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, लैंड फॉर्म्स में पढ़ते हैं, है ना। याद हो तो रिया कोस्ट, फियोर्ड और डाल्मेशियन कोस्ट, मतलब जो सबडक्शन वाले जो कोस्ट होते हैं, मतलब जो डूबे हुए होते हैं, सबमर्ज्ड कोस्ट होते हैं, उसकी कैटेगरी है। अब यहाँ जब ये क्वेश्चन आया तो दो प्रकार के लर्नर थे, कि एक जो मैंने प्रीलिम्स एस्पेक्ट में कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, और ये टॉपिक अनएक्सपेक्टेड है, मतलब ये है ही प्रीलिम्स वाला, बट ये उन्होंने मेंस के रूप में दे दिया। अब ऐसे टाइम पे या तो तुम उसको लेके बैठे रहो कि मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन आप थोड़ा सा डीप डाइव करो, सोचो कि मैं इसको कहाँ कहाँ तक ले जा सकता हूँ, अर्थ में कहाँ है ये, कहाँ पाया जाता है, कब बनता है, ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्ट है क्या, मतलब। फिर आप धीरे से, अगर ये इरोडेड पार्ट है या इरोजन वगैरह वाले पोर्शन में है, तो उनकी कुछ वर्ड्स हम क्या यूज कर सकते हैं क्या। तो फियोर्ड क्या होता है, जैसे मान लो उसने जो क्वेश्चन पूछा, ये देखो, फियोर्ड कैसे बनते हैं, तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल मिल गया। फॉर्म्ड जब आ गया तो हमारे पास कुछ स्टेप्स आ गई, कुछ पैटर्न आ गए जिससे हम एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं, ये सारी। अब बोल दिया अपन ने ग्लेशियर से बनते हैं, लेकिन उसमें वो प्रोसेस पूछ रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि आपने इतना ही लिख दिया कि फॉर्म फ्रॉम ग्लेशियर, तो खत्म, फिर हो गया, कुछ नहीं देख पाओगे। तो उसमें तुम्हें इरोजन लिखना पड़ेगा, यू शेप वैलीज के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ेगा, तो वैली इज फ्लडेड बाय द सी, जल स्तर बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट आप उन रीजन्स पे फियोर्ड वगैरह ये शब्द जनरली, तो 3-4 पॉइंट्स आपको इनके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर इनकी तुम लोकेशन पे जाओ कहाँ है, फिर वहां वाटरफॉल बन रहे हैं, मरीन बायोडाइवर्सिटी बन रही है, वनस्पतियां थोड़ी बहुत है, टूरिज्म है, अ, वो फिर ये अगला वाला पार्ट हो गया कि इतना सुंदर ही क्यों बन गया, कैसे बन गया ये। तो जैसे जैसे बर्फ पिघला, उसके ये रिजल्ट थे सर। तो यहां पर प्रोसेस में आप ये कुछ 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ग्लेशियल इरोजन, यू शेप वैली का क्रिएशन, फिर धीरे धीरे बर्फ का जैसे ही पिघला तो सी लेवल राइज हुआ, और उसके बाद में ओवरऑल ये पूरा फिलअप होता चला गया, जिससे आप एक तरह से कह सकते हो कि ये फियॉर्ड्स वगैरह का फॉर्मेशन होता चला गया।
नहीं डायग्राम तो चलो ठीक है, बट आपको लिखना चाहिए, मतलब नहीं तो वो वर्ड्स लिमिट पे कम कर देगा। वही अपने को कॉम्बिनेशन सीखना है ना, वो बहुत जरूरी है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? फिर इसमें मान लो ये फ्योर्ड्स क्यों इतने सुंदर दिख रहे थे हमें, तो वो क्लिप्स का डेवलपमेंट हुआ उसमें, वाटरफॉल्स है, हैंगिंग वैलीज है, मतलब वहां पे जाके अब आप उस पूरे रीजन को अगर देखोगे तो वो वहां के बारे में बात कर रहे हैं। प्रदूषण होगा क्या वहां पे? कम होगा। ह्यूमन फुटप्रिंट्स कंपेरेटिवली कम है। नॉर्वे, स्वीडन वगैरह के रीजन्स में तो हमें दिखाई देते हैं, ये अलास्का, बिल्कुल पोलर रीजन्स के बारे में एग्जांपल्स वगैरह आपने बता दिए। तो देखो अभी तो ये क्वेश्चन आ गया है ना, तो इतना कंटेंट अपने दिमाग में चल भी गया। तो अगर एकदम से ब्लंडर आ जाए कि ये क्या है, तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि यार कुछ पढ़ा है क्या मैंने, कहीं तो पढ़ा है, चलो ठीक है मिल गया तुम्हें, मान लो फियोर्ड, अब यहाँ से जो पढ़ा हुआ था उसको फियोर्ड तो कम से कम पता है कि भाई ग्लेशियर वाले सर उसमें पढ़ाया था। फिर थोड़ा सा आप उसको चैप्टर के रूप में ले जाओ कि चैप्टर कौन सा पढ़ा था, किस चैप्टर में किस टॉपिक में पढ़ा था। फिर थोड़ा आपकी कनेक्टिव बनेगी कि उसी चैप्टर्स में सर ने क्यों पढ़ाया, डेफिनेटली इरोजन डिपोजिशन इनका रूप है इसमें, तो फिर एक दो रास्ते और ओपन हो जाएंगे तुम्हारे। फिर चीजें सबमर्जेंस वाली हैं, तो भाई डूबेगा कब, जब सी लेवल राइज होगा, तो मैं क्या इसको ग्लोबल वार्मिंग से ऐड कर सकता हूँ। फिर ये दुनिया में मिलता कहाँ है, ज्योग्राफी है तो कुछ कहीं तो मिलेगा, तो उसका फिर आपने एग्जाम्पल करते करते जहां दुनिया 20-30 वर्ड पे लिमिटेड हो गई, तुम कम से कम 70-80 वर्ड पे भी पहुंच गए तो तुम आगे रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें बिल्कुल एक आशीर्वाद आ जाना चाहिए ऊपर से और बिल्कुल सब चीज याद आ जानी चाहिए, बट नहीं, ऐसे मोमेंट पे आपको पॉइंट्स कनेक्ट करना आना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सोचो, आप जल्दबाजी मत करो, पहले देखो ये किस टॉपिक में पढ़ा है हमने, तो कुछ ना कुछ आप कम से कम हेडिंग बना के उसको लिखो, कोशिश करो आप। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो ऐसे 5-6 टॉपिक्स आप आराम से करिएगा आजकल में। बाकी जो मेंस इस बार दे रहे हैं आप अपने लेवल पे जो भी और भी दूसरा सब्जेक्ट करो वो करो, लेकिन 2-3 घंटे ज्योग्राफी को आप देना शुरू कर दो, तो इस महीने तक आपका ये टॉपिक में कवर करा दूंगा। एसपी आप जो टाइप कर रहे थे वही मैं आपको समझा भी रहा था कि हाउ टू मैनेज 8 मिनट्स, मैंने आपको बताया कि क्या करना है। बाउंसर टॉपिक आ गया तो अगर थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें पता है, कभी कभी ऐसा केस भी आ सकता है कि आधा पता हो आधा नहीं पता हो। जैसे इन्वायरमेंट में एक गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल करके था, पहली बार पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन पोल्यूशन वाले के साथ आया था, एयर पोल्यूशन स्मॉग वगैरह के साथ था, फोटोकेमिकल स्मॉग के साथ, तो उसके साथ आप कनेक्ट करके फिर बच्चों ने आंसर लिखा, तो फिर उनको उसके हिसाब से मार्क्स मिले। तो कई बार वो कंबाइन क्वेश्चन भी आ रहा होता है, उसके हिसाब से भी आप थोड़ा सा तैयार रहिए। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो आप जो 5-6 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, मैं अभी उनका आपको पीडीएफ दोनों का अपलोड कर दूंगा इसमें, हिंदी और इंग्लिश में। आप प्लीज उसका जो है हिसाब से उसको पढ़िएगा, ठीक है? और एक बार आंसर जरूर लिख लेना, और जितना मैंने दिया है उसके हिसाब से ही आप खत्म करना, नहीं कम से कम तो 2 पेज तो भरना, एक ये और एक फिर ये, 2-2 पेज तो लिखो आप। आंसर कहीं सबमिट नहीं करना है, लिख के लाओ, अगली क्लास में मैं आखिरी में आधे घंटे में चेक कर लूंगा सबके आंसर। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। डियर लर्नर्स, ये आज की जो क्लास है इसमें रिसेंटली अनअकैडमी पर जो ज्योग्राफी आंसर राइटिंग में करवा रहा हूँ वो वाले सेशन है ये। तो ये मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, ये इसकी पहली क्लास है जो फ्री क्लास अवेलेबल की गई है। ये लेकिन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है प्रीलिम से पहले अच्छे से, जिन्हें पता है, ताकि आप टॉपिक्स को ठीक से बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए लर्नर हैं, तो सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से कंटेंट बनाना है आपको सेल्फ स्टडी में भी। सब्सक्रिप्शन का अगर पार्ट है तो ये सारी चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, नो डाउट।
और अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको बस ये बातों का ध्यान रखना है कि किस तरह से किसी टॉपिक की डिटेलिंग, फिर उसका एक शॉर्ट में हमारे पास कीवर्ड्स होने चाहिए, ब्लॉक डायग्राम होना चाहिए और एक मेंस मॉडल आंसर किस तरह से तैयार किया जाता है, ये सब कुछ अपने पास इस सेशन में आपको मिल जाएगा।